अभी मैं थोड़ा हिस्ट्री वगैरह पे थोड़ा ध्यान दे रहा था। मैंने उसमें तीनों एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों थोड़ी थोड़ी पढ़ी। तो उसमें कई सारी ऐसी पर्सनैलिटीज को थोड़ा ऑब्जर्व किया मैंने, जिससे मैंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की। जैसे उनकी गवर्नेंस पावर, पहले क्रूएल्टी ज़्यादा थी, स्लेवरी ज़्यादा थी, पॉलिटिक्स अलग थी पहले, अब से अगर रिलेट करें हम तो मोदी अलग है, आज डेमोक्रेसी हाँ। है तो मोनार्की थी। तो अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, इन दोनों को आज की मॉडर्न हिस्ट्री या मॉडर्न एज कह सकते हैं, इनसे कंपेयर करें तो तुझे क्या लगता है कि जो चीज़ें उन्होंने उस टाइम पे अचीव कर ली, या जिस तरीके से उन्होंने इतना अच्छा अपना किंगडम कंट्रोल किया था, वो भी कम एज में, वो भी बहुत कम एज में, तो आज कैसे हम वो अचीव कर सकते हैं? पहले की मेंटेलिटी जो रहती थी लोगों की, चाहे वो मेडिवल पीरियड में देखें हम या फिर मॉडर्न हिस्ट्री में देखें, उनकी ये रहती थी कि जो भी राजा है या तो वो अपना एक्सपेंड करेगा टेरिटरी, हाँ। या हाथ से नहीं छूटने देगा। और आज के अगर हम लोगों की देखें, आज के टाइम पे तो सबसे पहले ये चीज है ही नहीं कि आप टेरिटरी खड़े करोगे, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी है। लेकिन अगर हम पहले के जो लोग थे, कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी थी जिनके बारे में हमें पढ़ाया जाता है हिस्ट्री वगैरह में, उनसे कुछ सीखें या उन्हें अगर रोल मॉडल मान रहे हैं तो उनसे कुछ चीजें हम पिक कर सकते हैं कि जो अपनी लाइफ में हम इम्प्लीमेंट कर सकें। तो तेरे हिसाब से क्या व्यूज हैं तेरे उसके ऊपर, कैसे हम कर सकते हैं? एंशियंट इंडिया में एज सच मेरे को कुछ वो नहीं लगी ज्यादा सीखने लायक। सिर्फ जो सिविलाइजेशंस थी, जैसे इंडस वैली हो गई, हड़प्पा हो गई, इन पे भी वीडियो बन रखी है। हाँ। लेकिन इनसे मैं सिर्फ इतना ही सीखता हूँ कि इन लोगों को हार्मनी में रहना आता था। ये लोग बहुत ही ज्यादा इस पे नहीं थे कि हम, अगर हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है तो हम पूरी पूरी इंडस रिवर पे कब्जा कर लें। इनकी मेंटालिटी ऐसी नहीं थी। ये इंडस वैली को सिर्फ एक तरीके से एक पार्ट मानते थे इंडस रिवर का। और यही एक रीजन था कि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जो लोग वहां रहते थे वो इंडस रिवर की पूजा भी करते थे। हाँ। क्योंकि मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था और पानी एग्रीकल्चर के लिए इंडस रिवर से आता था। तो बहुत लोग ये भी मानते हैं। और जितनी भी खुदाई के बाद चीजें निकली हैं, उनके जो भी थोड़े डॉक्यूमेंटेशंस हम कंबाइन करके एक मैसेज बनाते हैं पूरा। तो स्पेशलिस्ट जो है इस चीज में, वो यही समझ पाए कि शायद वो लोग ऐसा करते होंगे, क्योंकि आप कुछ भी रिजिड नहीं बोल सकते कि वो लोग ऐसे ही करते होंगे। सब असम्पशंस पे चलता है। ऐसे ही अगर मैं मेडिवल इंडिया पे आ जाऊं या मॉडर्न इंडिया पे भी आ जाऊं, तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा मतलब एज सच अलग नहीं है। मेन थीम दोनों का यही रहा है कि लोग अपनी टेरिटरी ही एक्सपेंड करते रहे। लेकिन ये कहानी एंशिएंट में शुरू हुई थी, जब चंद्रगुप्त मौर्य, अलेक्जेंडर ये आए, फिर इंडो ग्रीक का कॉन्सेप्ट आया, फिर वो एक अलग कहानी है। लेकिन कुछ राजा हैं जिनको हम ग्रेट बोलते हैं। अलेक्जेंडर को हम ग्रेट बोलते हैं, अशोक को हम ग्रेट बोलते हैं। हालांकि अशोक जिस टेरिटरी से था वो चंद्रगुप्त ने बनाई, लेकिन चंद्रगुप्त को एज सच हम बहुत ग्रेट नहीं बोलते, लेकिन चंद्रगुप्त बहुत बढ़िया रहता था। बिंदुसार का आधे लोगों को नाम ही नहीं पता है। हालांकि अशोक का भी नाम नहीं पता है, लेकिन अशोक का नाम सिर्फ दो चीजों की वजह से पता है। एक, क्योंकि सीरियल आ गई, और दूसरी अशोक स्तंभ की वजह से। इसलिए अशोक थोड़ी बातों में है। लेकिन इन लोगों को ग्रेट क्यों बोला जा रहा है? अकबर को बहुत ग्रेट बोला जाता है क्योंकि इन लोगों को एक प्रॉब्लम समझ में आई आम जनता की, जो कि इनकी नहीं थी, और इन लोगों ने वो सॉल्व कर दी। तो जो मेजॉरिटी थी वो इनके पक्ष में आ गई। और अकबर का नाम अकबर नहीं था। अकबर को ये नाम, जो अकबर टर्म है, ये लोगों ने ही दिया था। अकबर का असली नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद। लेकिन अकबर टेक्निकली एक नाम नहीं है, टाइटल है जो लोगों ने उसको दिया था जब उसने वो टैक्स माफ कर दिया था जो लोग अपने तीर्थ स्थानों पे जाके टैक्स भरते थे। अकबर ने जब वो माफ किया, उसके बाद लोगों ने खुश होकर वो उसको अकबर नाम दिया। बाकी फिर वो जिले इलाही वाला कॉन्सेप्ट, वो सब
काफी इंटरकनेक्टेड है। अशोक को हम क्यों ग्रेट मानते हैं? क्योंकि वो धम्म की नीति लाया। उसने देखा कि जैन्स और बुद्धिस्ट में इतना ज्यादा केओस है, मैं एज अ किंग या तो मैं सबको मार दूं, क्योंकि चंडाल अशोक का भी कॉन्सेप्ट था, या तो मैं सबको मार दूं या फिर मैं पीस एस्टेब्लिश कर सकता हूं, और सबको मारना ज्यादा आसान है। तो उसने हार्ड रास्ता चुना। उसने रेदर देन दोबारा चंडाल अशोक बनने के, उसने इस बार एज अ बुद्धिस्ट अशोक सोचा और वो धम्म की नीति लाया। पीस एस्टेब्लिश हो गई उसकी टेरिटरी में, वो ग्रेट बन गया। अलेक्जेंडर को ग्रेट बोलने का रीजन अलग है, क्योंकि अलेक्जेंडर आता है, मतलब अगर मैप पे देखो तो अलेक्जेंडर ऊपर से आता है, यूरोप की तरफ से। तो जब वो वहां से आ रहा है ना, तो वो वहां से ट्रैवल नहीं कर रहा है, वो पूरी टेरिटरी पे कब्जा करता हुआ आ रहा है। और अलेक्जेंडर को ग्रेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसने बहुत ही छोटी उम्र में, 14-15 साल की उम्र में उसने वेपन्स उठा लिए थे, और इतनी बड़ी टेरिटरी पे कब्जा करके वो 30-36 की उम्र तक मर भी गया था वापस जाते जाते। शायद इफ आई एम रॉन्ग तो करेक्ट कर देना मेरे को, शायद उसकी डेथ बेबीलोन में हुई थी जब वो वहां से वापस जा रहा था। जहाँ ये बता रखा है, कई मूवीज भी हैं इसके। जो हमने प्रिंस ऑफ पर्शिया पे पॉडकास्ट की थी, वो तो गेम के ऊपर थी, लेकिन उसमें एक काफी इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि आज का जो ईरान है, पहले उसको पर्शिया बोलते थे, तो पर्शिया में ही बेबीलोन था। तो जब वो यहाँ से इंजर्ड होके वापस जा रहा था ना, तो वापस जाते जाते उसकी डेथ हो गई, बिकॉज उसको मेडिकल अटेंशन नहीं मिल पाई। लेकिन इतनी कम एज में उसने बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव किया। अगर हम उसकी लाइफ को आज की माने तो 36 की उम्र में ना टेक्निकली लोगों का करियर आज के टाइम पे आधा भी नहीं होता। उसने ग्रेटनेस की भी ग्रेटनेस अचीव करके वो मर भी गया उस एज में। इस वजह से उसको ग्रेट बोलते हैं, क्योंकि उसने एक तरीके से काफी इम्पॉसिबल काम कर दिया। ऐसे ही अगर मैं सिर्फ, पहले तो ये महाराष्ट्र रीजन का नाम महाराष्ट्र नहीं था, इसको डेक्कन बोलते थे। डेक्कन एरिया में मराठास रहते थे, लेकिन राज था मुगलों का। तो एक बंदा वो मुगलों की सेवा करता था, उसका बेटा था शिवाजी। शिवाजी, क्योंकि उनके फादर बहुत ज्यादा बिजी रहते थे मुगलों के कामों में, तो उन्होंने मैक्सिमम टाइम अपनी मदर के साथ गुजारा, अपने चाइल्डहुड का। तो उनकी मदर जो थी जीजाबाई, उन्होंने उनको बेसिक, एक होता है ना आप इंसान की बेसिक स्ट्रॉन्ग कर दो, उसकी फाउंडेशन तगड़ी हो गई ना, तो अब वो कुछ ना कुछ कर देगा लाइफ में। उनकी मदर ने उनकी फाउंडेशन रॉक सॉलिड कर दी, महाभारत की स्टोरी सुना सुना के, उनके मॉरल्स, भगवत गीता, उसके बाद रामायण। तो उनको बड़ी छोटी एज में ना सारे पुराणों की वो थी, और भी काफी शास्त्र थे जिनकी उन्हें नॉलेज थी। तो मैं 3 जो मेजर है जो सबको पता है, मैं उनके नाम ले रहा हूँ। तो उनको मेजर पता था, तो एक काफी छोटी एज में ना उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप हो गई थी। और क्योंकि एज सच बहुत ज्यादा उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी, तो उन्होंने बेसिक आर्ट्स भी सीखे, जैसे स्वॉर्ड फाइटिंग, हॉर्स राइडिंग। तो ऐसी काफी चीजों का स्किल सेट था उनपे। और छोटी सी एज में उनके अंदर एक क्वालिटी थी, जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी मदर की स्टोरीज की वजह से, कि वो लोग बड़े जल्दी इकट्ठे कर लेते थे और तुरंत उनके लीडर बन जाते थे। जब उन्होंने देखा जो आज का पुणे है, शायद पहले उसको मालवा कहते थे, शायद, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन शायद उसको मालवा कहते थे उस टाइम, क्योंकि कोई मैप में अलग आता है, कोई मैप में अलग आता है। अब आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कब का है, मैंने पहले ही बोल दिया कि गेम सारा असम्पशंस पे चलता है। तो वहां के जो लोग थे, शिवाजी ने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा वो है कि स्ट्रॉन्ग है फिजिकली, मेंटली, बेसिकली अनगाइडेड मिसाइल्स हैं। तो शिवाजी ने काफी छोटी एज में उन लोगों को इकट्ठा किया और उनको एक तरीके से काउंसिल किया कि हम गुलाम है ना, बिकॉज हमारी मेंटल स्टेट गुलामों वाली है। गुलामी सिर्फ एक मेंटल स्टेट है और कुछ नहीं है।
तो ऐसे कर करके जितने भी मराठास थे, शिवाजी ने सबको इकट्ठा किया। और उसके बाद बेसिकली बहुत लोग ये भी कहते हैं कि शिवाजी के फादर मुगलों की सेवा तो करते थे, लेकिन बेसिकली वो एक जमींदार थे। अभी बात कितनी सच है कितनी झूठ है, ये 10 मुंह 10 बात, आपको असली नहीं पता जब तक आपने देखी नहीं और टाइम मशीन अभी तक इन्वेंट हुई नहीं है। तो अगर मैं ये भी मान के चलूं कि उनके फादर जमींदार थे, तो आई वाज जस्ट क्यूरियस कि कैसे एक जमींदार के बेटे ने मतलब मराठा साम्राज्य की नींव रखी है। और ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी। और सिर्फ नींव नहीं रखी है, उन्होंने ऑलमोस्ट 75% ऑफ इंडिया पे कब्जा भी कर लिया था। तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है अपनी लाइफ में जिंदा रहते हुए। ऐसे नहीं कि मतलब शिवाजी की डेथ हो गई उसके बाद का मैसेज जो लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, जैसे बाजीराव मूवी बनी है, तानाजी मूवी बनी है, ऐसे लोग नहीं। शिवाजी जब जिंदा थे तभी, और ऑपोजिशन में था औरंगजेब उस टाइम। तो ये करते करते जब लोग इकट्ठा हुए तो उन्होंने ऐसे नहीं कि आज से हम मराठा है, मराठा साम्राज्य, उन्होंने बोला कि ना मेरे को एक मतलब रैली टाइप निकालनी है जिसमें हम लोगों को एक तरीके से क्या क्या कह सकते हैं हम, क्यूरियस करेंगे, उनको सोचने पे मजबूर करेंगे कि मुगल अच्छे हैं हम, या गुलामी अच्छी है, या अगर आप अपने बेसिस पे अपनी जिंदगी गुजारते हो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे, वो अच्छा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी है या बोझ बनना अच्छा है, आजादी, लिबर्टी मेनली। तो ये उनका मैसेज था और इन्होंने एक तरीके से रैली निकाली। और इस रैली के ऊपर फ्लैग्स थे, वो थे भगवा रंग के। तो इस वजह से बहुत हिस्ट्री बुक्स में उसको भगवा यात्रा भी बोला जाता है। तो ऐसे करते करते इन्होंने बहुत सारे किले जीत लिए। और ब्रिलियंट आदमी जिसे कहते हैं ना, जो हर कोई भी काम करने से पहले उसके आउटकम्स पता लगा ले कि ये 3-4 आउटकम्स हो सकते हैं इसके बस। तो जो औरंगजेब का जनरल था उस टाइम, उसने बोला कि मैं शिवाजी से नहीं लड़ सकता। जब औरंगजेब ने उसको ऑर्डर किया कि मेरा दिमाग खराब हो रहा है, इस आदमी को हटाओ यहाँ से, डेक्कन से, मेरे को डेक्कन पे कब्जा करना है। क्योंकि उस टाइम शिवाजी ने क्या किया था, जो पूरी हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं आज और ऊपर गुजरात तक, वहां पूरे पे इन्होंने नेवी बना दी थी। इसी वजह से इनको फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहते हैं। तो जब इनका, और उससे क्या हो रहा था, इनका ट्रेड अच्छा हो रहा था, ठीक है, ऊपर से लिंक्स अच्छे हो रहे थे वेस्ट से, इनकी आर्मरी बहुत अच्छी हो रही थी, प्लस इनके पास जो लैंड पे अटैक करने के भी मोड्स थे वो भी बहुत खतरनाक थे। इनको हम गुएरिला वॉरफेयर कहते हैं। अब इसको छापामार युद्ध भी कहते हैं हिंदी में। इसमें क्या होता है कि वो लोग अपनी टेरिटरी में जंगलों के अंदर छुप जाते हैं और जब दुश्मन वहां से जा रहा होता है ना, तो इट्स लाइक कि बाहर आए, उसने दिया एक हाथ और वापस गायब। तो वो सोचता ही रह जाता है कि पड़ा कहां से। एक तरीके से जैसे कैमोफ्लेज होके अटैक करना। हाँ। और हमारी आर्मी जो है वो आज भी गुएरिला वॉरफेयर को प्रैक्टिस करती है काफी एस्पेक्ट्स में, और कमांडोज इसको ज्यादा करते हैं। हाँ। अगर एक बहुत अच्छी गुएरिला वॉरफेयर का मैं एग्जांपल दूं तो मार्कोस इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी टाइम वो छुपे ही रहता है पानी के अंदर। तो वो भी एक तरीके का गुएरिला वॉरफेयर ही है। उसके बाद जब शायद आदिल शाह नाम था उसका, मुगल जो जनरल था, तो उन्होंने बोला कि मेरे नोन में एक बंदा है, मैं उसको भेजूंगा। और उस बंदे को पता था कि आप ना शिवाजी को हरा नहीं सकते, आप शिवाजी को सिर्फ तब हरा सकते हो जब आप उसको इमोशनली जीत जाओ, तो फिर शिवाजी आपको सब कुछ दे देगा। तो फिर उस बंदे ने शिवाजी को एक लेटर भेजा कि हम संधि करते हैं, एक ट्रीटी करते हैं, ना तुम मेरे कर्जदार रहोगे ना मैं तुम्हारा कर्जदार रहूंगा, एक दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, लड़ाई से कुछ नहीं होगा। और शिवाजी भी इस चीज पे बहुत मानते थे कि लड़ाई करने से पहले, मतलब तलवार म्यान से निकालने से पहले युद्ध जीत जाओ, ये उनका मेंटल स्टेटस रहता था। लेकिन स्टिल वो भरोसा किया उन्होंने, लेकिन पूरे तरीके से नहीं किया, वो आउटकम्स पहले से लेके गए। अब अगर मैं एग्जांपल मानूं कि शिवाजी 5-6 होंगे,
वो बंदा था 7 फीट, शिवाजी से ऑलमोस्ट 2.5 गुना बड़ा। जब वो शिवाजी को हक कर रहा है ना, वो कोशिश कर रहा था कि शिवाजी को तोड़ दे ऐसे, और जब वो भी नहीं कर पाया, शिवाजी भी तगड़े थे, उसने चक्कू निकाला और पीठ पे मारा, लेकिन वो चक्कू काम नहीं आया क्योंकि वो वेस्ट पहन के गए हुए थे। ही वॉज रेडी कि भरोसा करूंगा इन पे, लेकिन उतना जितना इनकी औकात है। क्योंकि आप इंसान को जज करते हो उसके पास्ट के ऊपर। अगर पास्ट में धोखा दिया है तो ऐसा नहीं है कि आज ये एकदम से गांधी के राह पे चलने लग गया। शिवाजी बहुत अवेयर थे इस चीज के बारे में। एक जैकेट सी रेडी करके लेके गए थे, और जैसे ही उसने ये किया, वो भी थोड़ा ऑकवर्ड हो गया और शिवाजी एक्टिव हो गए। उनका एक वेपन होता था जिसको, जो शेर के क्लॉज जैसा दिखता था, नकल एक तरीके की। नकल नहीं था वो, मतलब शेर ऐसे मारता है ना, नकल तो बाहर होते हैं, वो उसके अंदर ब्लेड्स थे। अच्छा अच्छा। शिवाजी ने ऐसे पकड़ा, उसकी किडनी बाहर निकाल ली, उसको मार के आ गए। और वो बंदा बहुत ही, जैसे मैंने बताया, वो बहुत जाइगेंटिक था और उसका डर भी बहुत था लोगों में। उसके बाद शिवाजी को एक और हाईलाइट मिली कि शिवाजी ने इस बंदे को मार दिया जिससे इतने लोग डरते हैं। जैसे बाहुबली में था ना कि मतलब वो जो अजीब सी लैंग्वेज बोलता है, बाहुबली ने उसको मार दिया तो बाहुबली को हाइप मिल रही है, ऐसे ही शिवाजी को भी हाइप मिल रही थी उस टाइम। उसके बाद एक और ट्रीटी हुई जहां शिवाजी अपने 23 किले हार गए, और यही स्टोरी है जो तानाजी मूवी आई थी कि वो 23 किले हार गए थे। तो हम नॉर्मली मूवीज से भी काफी कुछ सीख सकते हैं, लेकिन जो सीखने वाला वो, मेरे को मेन दिक्कत ये आती है कि लोग सीखते ही नहीं है। अब जो तूने क्वेश्चन पूछा है कि हम उसको आज कैसे कर सकते हैं, अगर मैं देखूं तो आज ऐसा तो है नहीं कि मेरे को पूरे सेंट्रल एशिया पे कब्जा करना है, तमन्ना बहुत है लेकिन कर नहीं पाऊंगा। तो मैं एक तरीके से क्या कर सकता हूँ, मैं अपना बिजनेस इतना बड़ा कर सकता हूँ कि मेरी सर्विसेज पूरे सेंट्रल एशिया में चले। तो एक तरीके से तो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ ना काफी कुछ। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है लेकिन एक पावर भी तो है। अब जहां मैं पढ़ने जाता हूँ वहां पे मतलब ऑल ओवर द इंडिया से बच्चे आते हैं। वहां पे मेरा एक दोस्त बना था, ही इज फ्रॉम बॉम्बे। तो उसको सिर्फ एक ही रोना है जिंदगी में कि यार मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को इग्नोर करती है। और मुझे इतना गुस्सा आता है कि भाई जिस लैंड से तू आया है ना, वहां शिवाजी था। शिवाजी की बातें करने से कुछ नहीं होता, उनके जैसे थोड़े बने भी तो। शिवाजी के बेटे, वो तो उनसे भी 15-20 कदम आगे थे भाई। 13 साल की उम्र में 13 से ज्यादा भाषा जानते थे, और 13 या 14 साल की उम्र तक शास्त्र पढ़े नहीं थे, शास्त्र लिखे थे। तू सोच रहा है वो आदमी अपने एज और टाइम के हिसाब से कितना आगे चल रहा था। संभाजी महाराज 23 साल के थे जब शिवाजी की डेथ हो गई थी। उसके बाद 9 साल के आसपास, या पता नहीं वो टाइम पीरियड क्या था, लेकिन बेसिकली उसको हाईलाइट ऐसे करते हैं कि संभाजी महाराज मेरे हिसाब से शायद इकलौता ऐसा वॉरियर था जिसने 9 साल में 120 प्लस वॉर्स लड़ी हैं और एक भी नहीं हारा। तू सोच रहा है वो लैंड कितनी सैक्रेड है, कैसे कैसे लोग उस लैंड पे वॉक किए हैं। और आज के लोग दुखी हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड उनसे बात नहीं कर रही। अगर डेमोक्रेसी ने रोका नहीं होता ना तो मैं बताता हूं उसे। अबे थोड़ी तो शर्म करो यार। सोचते नहीं है ना लोग। अब हर कोई भगत सिंह तो करता है, लेकिन है बिल्कुल अपोजिट। भाई बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है। आप जब उस चीज को असलियत में एग्जीक्यूट करते हो ना, तब पता लगता है आपको क्या आसान नहीं थी। और अगर आसान थी तो भाई कर लो ना, कर लो। अब मेजॉरिटी लोग, जब मैं फिटनेस कंटेंट पोस्ट करने लग गया, शायद ही कोई 2-3 लोग थे जिन्होंने नहीं बोला होगा, बाकी सबने बोला था कि भाई इतने बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हैं ना, तेरी जरूरत नहीं है। और ये बात मेरे को भी पता थी कि फिटनेस इंडस्ट्री काफी ज्यादा सैचुरेट हो चुकी है अब, क्योंकि एथलीट्स फिटनेस कंटेंट डाल रहे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट हर बंदा डाल रहा है।
लेकिन अगर मैं ये देखूं तो ये बात पहले भी तो रही होगी। वो तो एक्शन के ऊपर है, कभी भी ले लो बात वही रहती है सेम। पहले भी तो ये रही होगी, तो अब बस कर रहा हूं मैं, मेरे को मतलब नहीं है। रिजल्ट आज नहीं आएगा, कोई बात नहीं, कल आएगा, कल भी नहीं आएगा, परसों आएगा, 10 साल बाद आएगा, मेरे को मतलब नहीं है। आएगा, मुझे इतना पता है कि काम करना मैं बंद नहीं करूंगा। वही है ना एथिक्स, अपना काम तो कर ही रहा है तो रेगुलर। अब मैं वही कर सकता हूँ भाई। हाँ। अब मैं ऐसा थोड़ी किस्मत की नाट पकड़ के बोलूंगा मेरे को ये फरारी दे, उसके लिए मेरे को काम करना पड़ेगा। अब तू ये मान कि तूने अभी एथिक्स का पॉइंट छेड़ा। एथिक्स क्या है? एथिक्स यार कोई ऐसी डेफिनेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन हम जो भी चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं उन्हें अपनी लाइफ में उतारना या रेगुलर हो जाना किसी भी चीज में, ये वर्क एथिक है। एथिक्स क्या है? एथिक्स वो कंपोनेंट है आपकी लाइफ का जो आपको जानवरों से अलग करता है। अब एक एग्जांपल देता हूँ बड़ा छोटा सा। जब शेर को मेट करना होता है ना शेरनी के साथ, तो शेरनी उसको अपने पास नहीं आने देती। अगर शेरनी के पास कब्ज है तो शेर पता है क्या करता है? वो अपने कब्ज खा जाता है, अपने खुद के, ताकि कुछ टाइम बाद शेरनी उससे मेट करने के लिए राजी हो जाए। ये क्या गंदगी है? लेकिन हम उसको गंदगी बोल नहीं सकते क्योंकि वो उनकी अलग एक तरीके से वो जानवर डिजाइन है उस तरीके से, जैसे हमें डिफरेंट तरीके से डिजाइन है। लेकिन हमारे पास एथिक्स है। मैंने नहीं देखा किसी को भी कि मतलब वो ये अपने सपने में भी सोच रहा हो कि यार ये मेरा बच्चा मर जाए। मैंने किसी भी पेरेंट को मजाक में भी बोलते हुए नहीं देखा। तो ये मेरे को एक फैक्टर लगता है एथिक्स, जो इंसान को जानवर से अलग करता है। अब ये हर चीज में होता है अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स की ब्रांचेस होती हैं जिसमें आ जाता है तेरा वर्क एथिक जिसका तू जिक्र कर रहा था, और काफी चीजें। एथिक्स का एक प्राइम एग्जांपल मैं संभाजी से रिलेट कर देता हूँ। जब संभाजी हार ही नहीं रहते और हर जगह संभाजी हो रहा है क्योंकि एज कम, एज से बहुत आगे, मेंटली हाईली अवेयर, तो औरंगजेब पागल हो गया था कि इतना ज्यादा रेस्टलेस और इरिटेटेड हो गया था ना कि किसी उसका नाप नहीं सकते। लोग ये भी कहते हैं कि औरंगजेब कई कई रातें सोया नहीं था, वो इतना रेस्टलेस हो गया था। औरंगजेब ने फिर क्या किया, संभाजी की टीम आर्मी का कोई मेंबर था उसको खरीद लिया और वो बिक गया। लाख की सेना मुगल की और मतलब मुट्ठी भर की सेना मराठाओं की, संभाजी ने ऐसी की तैसी कर दी मुगलों की। तो इस पे जो पोएट्स हैं हमारे वो कोट लिखते हैं कि मतलब जो लाख से ना हारा वो 2000 से हारा, क्योंकि घर का बेदी लंका ढाए। उसकी वजह से 2000 लोगों ने संभाजी को पकड़ लिया, जो बंदा लाख से नहीं हारा। और फिर औरंगजेब ने उनको टॉर्चर किया कि मतलब उनको ऊंट पे उल्टा लटकाया, उनका और उनका एक और टीम मेंबर था, इन दोनों को कैद किया, ऊंट से उल्टा लटका के जो आसपास के लोग थे उनको बोला कि जस्ट पिस ऑन देम। औरंगजेब की सिर्फ 4 मांगी थी, एक तो कन्वर्ट हो जाओ, दूसरा जो जो तुमने हमसे लिया है, मतलब टेक्निकली जो जीता है हमसे, हमको वॉर में हरा के, सोना, ये जितनी भी वेल्थ बेसिकली लूटी है वो वापस दो, ठीक है, सरेंडर कर दो। और चौथा, एक तरीके से मैं तुम्हारे ऊपर वो करूंगा एहसान, तुमको फोर्ट्स दे दूंगा तुम्हारे कुछ, ठीक है, लेकिन तुमको मेरे अंडर रहना पड़ेगा। सुप्रीम किंग मैं रहूंगा, तुमको कोई नहीं छेड़ेगा, तुमको बस जब मेरी वॉर होगी मेरे पास आना है, मेरे को असिस्ट करना है। तो बेसिकली औरंगजेब असिस्टेंस चाहता था और गुलामी चाहता था एट द सेम टाइम। संभाजी ने कुछ नहीं किया, वो रोज आता था, टॉर्चर करता था, ये 4 चीज मांगता था, चुप, कुछ नहीं। तो उसके टॉर्चर करने के तरीके इतने हीनियस थे ना, मतलब नखून के ऊपर की जो खाल होती है हमारी थोड़ी सी हट जाए ना, हमारी आत्मा बाहर आ जाती है यहाँ से लेके यहाँ तक फाड़ता ही चला गया, ठीक है, नखून खींचने लग गया, खाल काटने लग गया चक्कू से, उंगलियां काटने लग गया, बाल ऐसे पकड़ के ऐसे खींच दिए, अलग कर दिए बिल्कुल।
स्किन भी बाहर आ गई। हाँ। स्काल। आंखों में गर्म सरिये डाल दिए, ऐसे टॉर्चर किया है इतने इनह्यूमन तरीके से। इसी वजह से औरंगजेब को बोलते हैं कि औरंगजेब बहुत ही इनह्यूमन राजा था, उसके अंदर इंसानियत नहीं थी, क्योंकि उसके टॉर्चर करने के तरीके ऐसे थे। उसने लास्ट बार बोला संभाजी को मारने से पहले, और ऑलमोस्ट वो मर ही चुके थे, कि तू ये 4 चीजें अभी भी दे रहे, मैं तेरे को अभी भी जिंदा छोड़ दूंगा। संभाजी ने तब भी कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर औरंगजेब पागल हो गया। फिर औरंगजेब ने बोल दिया कि एक काम करो, इसको काट डालो और नदी के किनारे फेंक दो। और उस टाइम एंड टाइम पे संभाजी के औरंगजेब ने एक्नॉलेज भी किया उन्हें, एक तरीके से शिवाजी का नाम लेके, कि शिवाजी अगर तुम्हारे बेटे जैसा मेरा एक बेटा होता ना, मैं पूरे हिंदुस्तान को मुगल बना देता। संभाजी जैसा सिर्फ एक बेटा होता ना मेरा, मैं पूरे सेंट्रल एशिया पे कब्जा कर लेता। सोच कितने मतलब हाई लेवल के लोग थे ये। और आज के देख, देखो ही मत क्या देखोगे ना। और पता है क्या, ये सब कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज अटेन करना बहुत अच्छी चीज है, इसके कुछ नुकसान भी है। आपको बहुत लोग ना मतलब बड़े तुच्छ लगते हैं, बात करने का मन नहीं करता कि दूर रहो उनसे। और ये फिर होता है। सामने वाले ऐसे सोचते हैं कि तुम्हारे अंदर एटीट्यूड है। हाँ। वो एटीट्यूड नहीं है भाई। अब मैं इतना अवेयर हूं कि मैं सिर्फ उसी बंदे से बात करूंगा जिसका मेंटल टेम्परेचर मेरे टेम्परेचर से मिल रहा है, क्योंकि अगर सामने वाले का टेम्परेचर मुझसे कम है ना, वो मेरा टेम्परेचर खींच लेगा। आसान भाषा में बोलूं कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को 200-300 करोड़ रुपए की कंपनी बनानी है, और वो कह रहा है कि आप 50,000 की सैलरी मिल जाए, वो मुझे डिप्रेस कर देगा आने वाले 5 मिनट में। तो मैं ऐसे भगलैंड से क्यों बात करूं? बेसिकली आप सीख कुत्ते से भी सकते हो, आप सीख भगवान से भी सकते हो, और आप सीख एक नॉन लिविंग थिंग से भी सकते हो। वो आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है और आपकी समझदारी के ऊपर है। बहुत पॉडकास्ट में मैं ये बोलता हूँ कि जस्ट अपने ना दिमाग को थोड़ा खोलो और सोचना शुरू करो, क्योंकि सच में जिंदगी बदल जाती है इससे, और टेंशन बहुत कम रहती है। हम किससे डरते हैं? जो जिसके बारे में पता नहीं होता, या जिसका आउटकम हमें ऐसा लगता है कि बहुत ही डरावना होगा। मोस्ट ऑफ द लोग डेथ से डरते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि डेथ होती क्या है, एक्सपीरियंस नहीं की। इस वजह से डेथ सबसे ज्यादा डरने वाला टॉपिक है। हमको हमेशा फियर अननोन से रहता है मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स। तो इस वजह से जो नोन है कम से कम उसको तो जान लो, लाइफ बहुत इजी हो जाती है, मैक्सिमम डर निकल जाते हैं, और आपकी ना एक अप्रोच बहुत अल्फा हो जाती है। मेरी भाषा में आप चीज को एक बिल्कुल ऐसे तरीके से करते हो जो कि सामने वाले ना बिल्कुल एक बार फ्लैबरगैस्टेड हो जाए कि भाई ये ऐसी अप्रोच भी हो सकती थी जैसी उन लोगों की थी। तो आप वहां से ऐसे सीख सकते हो। आप उनको सीख के ऐसे नहीं कि आज आपने यहाँ पे शादर में बैठे हो तो आप दिलशाद गार्डन पे कब्जा कर लिया ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन आप ये कर सकते हो कि आप अपनी लाइफ में बहुत चेंज कर सकते हो। आप उनकी रूटीन्स फॉलो करो, आप उनका वर्क एथिक फॉलो करो, और फिर देखो।